अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है तुम सितम करो। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। ये एक यूके के क्लब का मंजर था जहाँ पे सब लड़के लड़कियाँ अपने अच्छे बुरे की तमीज़ भुलाए एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाच रहे थे। और इन सब में से एक थी ताबीर मिर्ज़ा, जो एक खूबसूरत और मरूफ मॉडल थी। वो इर्द गिर्द से बेनियाज गानों की आवाज़ पर झूल रही थी। इसके बेबाक लबाज और ऊपर से इसकी बेपनाह खूबसूरती ने सबको अपनी जाने में तवज्जो किया हुआ था। मगर इसको खबर ही कहाँ थी, वो तो नशे में धुत बस नाचती जा रही थी। क्लब में मौजूद सब मर्दों ने उसको हवस भरी निगाहों से देखा था, मगर वहाँ मौजूद दो आंखों ने उसको नफरत से देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। यार कितनी खूबसूरत है ना ये मॉडल, दिल की धड़कन रोक देती है। जैद के साथ आए बासत ने तबीर को साइश भरी निगाहों से देखते हुए कहा था, तुम्हारे जैसे हुस्न परस्त को तो हर लड़की ही खूबसूरत लगती है। जैन ने बासित को लताड़ा था, जो हर खूबसूरत लड़की को देखकर अपना दिल हार बैठता था। मैं तुझे इस क्लब में इसलिए लाया हूँ कि तू मुझे इस तरह की जली कटी सुना। बासित ने बुरा मान गया था। हाँ, तो किसने कहा था मुझे ज़बरदस्ती खींच के इस बेहुदा क्लब में लाओ? ज़ैद को उसको जवाब देते हुए कोल्ड ड्रिंक का गिलास मुंह को लगाया था। तू यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा? अरे ड्रिंक करना, मज़ा आएगा, बासित ने आखिर में आंख मारते हुए कहा था। ज़ैद ने उसको सख्त घुरी से नवाजा था। ये इफ्राखात तुम ही करो, मैं जा रहा हूँ। अब ज़ैद अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास ख़त्म करते हुए उठ खड़ा हुआ था। यार कहाँ जा रहा है? सब्र करना, चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? वो देख सामने क्या फिल्म चल रही है, बासित ने दिलचस्पी से सामने देखते हुए कहा था। जैद ने भी उसकी निगाहों की सिमत देखा था, जहाँ एक लड़का तबीर के साथ बेहुदा हरकतें कर रहा था। वो नशे में धुत होने की वजह से उसे रोक भी नहीं पा रही थी। इस लड़के के हाथ बेबाक तरीके से तबीर के जिस्म पर रेंग रहे थे। जैद ने सुर्ख आंखों से ये मंजर देखा था। वो मुठियां बीच के लंबे लंबे ढक भरता क्लब से निकल गया। यार रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? वेट कर, मैं अभी आ रहा हूँ। जैद ने पार्टनर चेहरा लिए गाड़ी में बैठ चुका था जब बासित भी उसके पीछे भागा आया था। जल्दी बैठ वरना तुम्हें भी यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर करते रहना बेहुदा हरकतें, जैद ने धमकी अमेज लहजे में कहा था। तो बासित फौरन से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। धमकी किसको दे रहे? बासित उसको मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोला था। तुम ना बैठे तो फिर मैं इस धमकी को सच। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब वो सामने का मंजिल देखकर सकत रह गया। बासित ने भी उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो उसकी निगाहें भी फटी रह गई। सामने वही लड़का बेहोश तबीर को अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसके इस अमल से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो तबीर का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। यार मुझे ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, हमें इस लड़की को बचाना चाहिए। बासित के अंदर अचानक इंसानियत का जज्बा पैदा हुआ तो हुआ। जैद ने उसको गुस्से से देखा था। इस लड़की को इस क्लब में आने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसी लड़कियां हमें पहले अपनी अदाएं दिखाकर मर्दों को अपनी जानिब राग़िब करती हैं, फिर मर्द जब राग़िब हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपनी इज्जतों की पड़ जाती है। जैद के लहजे में हकारत थी। यार ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, वो जैसी भी है मगर एक लड़की है। बासित को उसकी इस वक्त लेक्चर देना सख्त बुरा लगा था। ठीक है, इतनी ही हमदर्दी का बुखार चढ़ा तो खुद ही जाके इसको बचा लो, मैं नहीं इस मामले में पड़ने वाला। जैद ने बेइज्जती से कहते गाड़ी स्टार्ट की तो बासित फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। वो लड़का तबीर को लेकर गाड़ी में बैठ चुका था। बासित रुको, यहाँ कहाँ जा रहे हो? बासित को अचानक उतरते देखकर जैद को हड़बड़ा गया था। उसको बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि बासित फौरन उतर जाएगा। वो भी उसके पीछे उतरा था। बासित इस गाड़ी तक पहुंच गया था। वो लड़का गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि बासित ने उसका हाथ रोक लिया। नीचे उतरो और इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? बासित ने लड़के का बाजू पकड़ते रोज जोर से बोला था। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? छोड़ो मेरा बाजू। वो लड़का जोर से बासित से अपना बाजू छुड़ाते हुए बोला, मगर बासित ने उसका बाजू नहीं छोड़ा था, जिस वजह से इन दोनों के आपस में हाथापाई हो गई थी। इसी हाथापाई के दौरान इस लड़के ने बासित के मुंह पर जोर से मुक्का जड़ दिया, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकल रहा था। इतनी संगीन सूरत देखकर जैद भागकर गाड़ी के पास आया था। उस लड़के ने बासित के मुंह पर दूसरा मुक्का भी जड़ दिया, जिसकी वजह से बासित जमीन पर गिर गया। जैद ने जल्दी से बासित के पास करीब आकर उसको उठाया, चाहे वो अपनी खून से बहती नाक साफ कर रहा था। तो मेरी फिक्र ना करो, इस लड़के से इस लड़की को छुड़ाओ, बासित ने कहा। तो वो लड़के की जाने मुड़ा को खींच कर उसको गाड़ी के ऊपर फेंका था, जिसकी वजह से वो लड़का मुँह के बल ज़मीन पर गिरा था। जैद ने भी इसी तरह उसके मुंह पर पेड़ दर पेड़ मुक्के जड़े थे। उसकी नाक से भी अब खून बहने लगा था। बोलो कहाँ लेकर जा रहे थे इस लड़की को? क्या कह लगते हो तुम इसके? जैद इस लड़की के कॉलर इस लड़के के कॉलर को पकड़ कर गिराया था।
क्यों बताऊँ तुम्हें, तुम कौन होते हो पूछने वाले? इस लड़की की हठधर्मी। फिर जैद को और तैश आया, उसने 2 मुक्के और जड़ दिए, जिससे इस लड़की की हालत ख़राब होने लगी थी। इसी दौरान बासित ने उठकर तबीर को उसके लड़के की गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में लेटा दिया और खुद ड्राइव करके गाड़ी जैद तक ले आया। और जैद फ़ौरन इस लड़के को धक्का देकर गाड़ी में बैठ गया और बासित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस मुसीबत को गाड़ी में तो बैठा लिया था, अब छोड़ना कहाँ पर है। जैद बेहोश पड़ी तबीर को देखते हुए इस पर चीखा था, इस टाइम इस बेचारी को इस हालत में कहाँ लेकर जाएंगे? इसे घर का एड्रेस भी नहीं पता, तो ज़ाहिर है इसको अपने फ्लैट पर लेकर जाएंगे। बासित ने बहुत आराम से इस मसले का हल निकाला था। तो ज़ैद अपनी जगह से उछल पड़ा। तुम पागल हो गए हो क्या? सब दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? इस बेहोश बेहोश पड़ी लड़की को अपने फ्लैट में लेके जाएंगे, मुसीबत हमारे गल पड़ जाएगी। जैद बासित की बात पर बिफर गया। मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे फ्लैट पर नहीं जाएगी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। जैद ने अपने इश्तिहार पर काबू पाते साफ इनकार किया था। यार तू कैसी बातें कर रहा है? इस बेहोश पड़ी लड़की को फ्लैट के अलावा कहाँ लेकर जाएंगे? इस दरिंदे से जान छुड़ा कर लाए हैं, अब दूसरे दरिंदों के आगे फेंक दें क्या? बासित बेचारगी से बोला था। जैद उसकी बात पर गुस्से से माल मुठियों में भीज चुका था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें हीरो बनने की? क्या लगती है ये तुम्हारी बहन है, बीवी है? क्या लगती है तुम्हारी? वो चीख कर बोला था। बासित को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। कितने बेहिस इंसान हो तुम जैद। वो हमारी ना सही मगर किसी और की तो बहन बेटी हो तो है ना? मकसद की बात पर वो मतलब भीज कर रह गया। वो मुश्किल से खुद पर काबू किए हुए था। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। आधे घंटे में वो लोग फ्लैट पहुंच चुके थे। यार अपना ये कोट उतारना ज़रा, बासित ने उसकी जानब देखते हुए कहा। क्यों क्यों उतारूं अपना कोट? जैद ने हैरानगी से सवाल किया था। उसको बासत इस वक्त जहर लग रहा था। यार मैं तो कोट पहन कर ही नहीं आया, इसलिए तुम्हें उतारने का कहाँ कह रहा हूँ। वो तो ज़रा मुझे भी पता, फिर मैं मुझे फिर बताता हूँ। बासत की बात पर जैद ने कोट उतार कर उसके मुंह पर मारा। बासत ने उसके कोट उतार देने पर ही शुक्र किया। उसने कोट पकड़कर गाड़ी से जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोला और वो कोट तबीर के भरमा जिस्म पर डाल दिया। ये सब देखकर जैद का दिमाग घूम गया। मुझे अगर पता होता कि तूने इस काम के लिए मुझसे कोट नहीं मांगा है तो कसम से कभी ना देता, वो चबा चबा कर बोला था। बासित ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। तबीर को उठाकर फ्लैट की जाने बढ़ गया। जैद भी गुस्से से उसके पीछे हो लिया। बासित ने तबीर को आराम से लॉन्च में पड़े सोफे पर लिटा दिया और खुद फ्रेश होने के लिए अपने कमरे की जाने बढ़ गया। नाक से खून बहने की वजह से उसके पूरे कपड़ों पर खून के दाग जम गए थे। जैद ने अंदर आकर फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और लॉन्च में आ गया, जहाँ तबीर सोफे पर नीम बेहोशी में लेटी थी। वो इसके वजूद पे एक कहर बार नज़र डालकर उसके पास से गुजरने लगा। तभी तबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो खाकर पीछे हुआ। पानी पानी तो तबीर के मुंह से होले होले ये अल्फाज अदा हो रहे थे। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। वह गंदगी में अपने खुश्क होठों पर जुबान फेर रही थी। जैद चारों नाचार किचन से पानी का गिलास भरकर लाया और उसको थोड़ा सा उठाकर पानी का गिलास उसके मुंह को लगाया, जैसे वो एक ही घूंट में पी गई। जैद ने वापस उसको लौटाया। वो अपने कमरे की जाने बढ़ने लगा। उसको फिर आवाज़ आई। वो हौले हौले काँप रही थी। जैद ने गुस्से से उसकी जाने देखा और अंदर से कंबल लाकर उसको बोल दिया। खुद वो अपने कमरे में चला गया। बासित भी बात लेकर बाहर आया। तबीर को कमल में लिपटे देखकर वो भी पुस्कुनों के अपने कमरे में जाकर सो गया। सूरज की रोशनी सीधी उसकी आंखों पर पड़ी थी। उसने अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोली और वो उठ बैठी। नज़र दौड़ाई तो उसको अचानक सी जगह का एहसास हुआ। वो फौरन झटके से उठी। मैं गई कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? वो खुद से मुखातिब होती हुई थी कि उसका सरापा भी सर अभी तक भारी हो रहा था। वो कल रात का कुछ भी उसको याद था। अचानक उसकी नज़र अपने जिस्म पर पड़े। कोट की जाना पड़ी। ये कोट किसका है? मैं तो कल रात क्लब गई थी वीना लोगों के साथ, फिर यहाँ कैसे आ गई? कहीं कल रात किसी ने मेरा फ़ायदा वो आगे का सोच कर ही काँप कर रह गई। उसने फ़ौरन कोट उतार कर ज़ोर से ज़मीन पर फेंका और उठ खड़ी हुई कि ये क्या बदतमीज़ी है? जैद जो अभी लॉन्च पे आया था उसको इस तरह अपने कोट को ज़मीन पर फेंकता देखकर गुस्से से बोला, कर राज जो बदतमीज़ी आपने मेरे साथ किया उसका क्या? वो बुरी तरह गलतफहमी का शिकार हुई थी। जैद का उसकी बात पर दिमाग घूम गया था। बकवास बंद करो अपनी, खबरदार जो तुमने मुझ पर कोई घटिया इल्ज़ाम लगाया। तो जैद ने उसको देखा जाने वाली नज़रों से दिखाते हुए कहा था, मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ आपके घर में? वो गुस्से से फनकारी थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया और ज़ोर से उसका जबड़ा अपने हाथों में खींचा। जी भीचा, मैं कुछ भी जाने बगैर बकवास किए जा रही हूँ, ये पता भी है इस बकवास का अंजाम क्या हो सकता है? चबा चबा कर बोला तबीर ने। उसकी तीख सख्त गिरफ्त पर आंखों से आंसू बहने लगे। ये जैद ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, पागल हो गए हो? बासित साहब देखा मजल
देखकर भागता हुआ आया और उस फ़ौरन से तबीर का जबड़ा उसके हाथों से आज़ाद कराया। जंगली इंसान छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते अपने चेहरे को सुलाते हुए चीख कर बोली थी। ज़ैद का अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। ज़बान संभाल कर बात करो वरना ज़बान हलक से खींच लूँगा। ज़ैद उसको उंगली से बात करता हुआ बोला था। क्या हो गया है ज़्यादा आराम से बात करो। क्या हुआ है आखिर? क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो इसके इनके साथ? बासित ज़ैद को इस कदर गुस्से में देख कर बोला था। पूछो इससे क्या बकवास कर रही है? कह रही है कि मैंने रात को इसका फ़ायदा उठाया। ज़ैद जब से अपनी पुठिया भींचते उसको खूब शाम ज़ोरों से घूरते हुए बोला था। देखें मिस, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल रात हम दोनों ने आपको एक दरिंदे से बचाकर यहाँ लाया, वरना आप अपनी आबरू गवा चुकी होती। बासित ने उसको तहम्मुल से सारी हकीकत से कहा गया। तभी सुन सी बैठी रह गई। झूठ झूठ बोल रहे हैं तुम दोनों अपनी घटियापन पर पर्दा डालने के लिए। तुम दोनों ने किसी पर और पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और तुम दोनों ने मिलकर मेरा फ़ायदा उठाया है। उसकी बात पर ज़ैद फिर गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। बासित ने फ़ौरन उसको काबू में किया। ठीक है, अगर आपको नहीं यकीन तो ये देखें, लॉज में सामने CCTV कैमरा लगा है, इससे आपको पता चल जाएगा दोनों ने रात में आपके साथ क्या किया है। बासित ने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और CCTV कैमरे से कनेक्ट किया। उसने कल रात की सारी फुटेज निकाल कर तबीर के आगे रख दी, जिसमें वो उसे बेहोशी की हालत में लाई रही थी। CCTV की फुटेज देखते हुए तबीर के हाथ पर फूल गए थे। CCTV फुटेज देखकर अब वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ गई थी। दोनों ने उसका कोई फायदा नहीं उठाया था। ज़्यादा उसके ऊपर कंबल ओढ़कर अपने कमरे में चला गया था। बासित भी उसके बाद नहीं आया था। मतलब वो दोनों सच कह रहे थे। वो वाकई किसी भी दरिंदे का निशाना बनने वाली थी, मगर इन दोनों ने उसको बचा लिया था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। कल नहीं पता नहीं कल रात किसने मेरी ड्रग्स में ला दिए थे। वो शर्मिंदा होते अपनी सफाई पेश कर रही थी। बासित में ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे आने तक इस लड़की को यहाँ से दफा कर देना। ज़ैद उसकी सॉरी को नजरअंदाज करते कड़वे लहजे में बोलकर वहाँ से चला गया। आए, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी ऑफिस ही जाने वाला था। तबीर खामोशी से उठ खड़ी हुई और उसके साथ चल दी। थोड़ी देर के बाद बासित उसको उसके घर ड्रॉप करके खुद ऑफिस चला गया था। ये कौन सा वक़्त है घर आने का? तुम में कोई शर्म हया भी है कि नहीं? मिसेज़ मिर्ज़ा बेटी को इस वक़्त घर आता देखकर गुस्से से बोली थी। मामा, वो एक दोस्त के घर स्टे किया था, वो माँ से झूठ बोल गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ परेशान। स्टे करना था तो बताकर करती ना बेटा। मैंने कल रात से तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने अपनी कॉल भी पिक नहीं की। ऊपर से तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। इतनी लापरवाही! मिसेज़ मिर्ज़ा का गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था। उन्हें तबीर से इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी मामा, मुझे नहीं पता चला। फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। वो मिसेज़ मिर्ज़ा के गले में अपनी बाहें डालते प्यार से बोली। तबीर के जवाब पेश करने पर वो खुश हो गई थी। ठीक जाओ, मगर आइंदा से ध्यान रखना, दोबारा तुम्हारा ये लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारे पापा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मिसेज़ मिर्ज़ा भी अब ठंडी पड़ गई चुकी थी। तभी रिलैक्स होकर सोफ़े पर बैठ गई। पापा, बहुत भूख लग रही है, नाश्ते के बाद के बगैर ही आ गई हूँ। प्लीज़ अच्छा सा नाश्ता बना दें। उसको शिद्दत से भूख महसूस हो रही थी। उसने माँ से कहा। मिसेज़ मिर्ज़ा फ़ौरन किचन की जानब बढ़ गई। वो भी उठकर अपने कमरे की में आकर चेंज करने लगी। तभी उसका हाथ अपने चेहरे की जानब किया और उसको दर्द महसूस हुआ। खरूश सड़ा हुआ करेला कैसे मेरा मुँह ज़ोर से पकड़ा था, अभी तक दर्द कर रहा है। खुद को आईने में देखते हुए उसने ज़ैद को बात से नवाजा। तभी अचानक उसका ख्याल कल रात वाले वाक़े की तरफ गया तो वो अंदर से काँप कर रह गई कि क्लब में किसने उसकी ड्रग्स मिलाई थी, जिसकी वजह से वो अपने होशो-हवास में खो बैठी थी। वो पहले ही भी क्लब जाती थी, पार्टीज़ करती थी, मगर इसके साथ ये हादसा पहली मर्तबा पेश आया था। इसने इस मामले के तह तक जाने का सोच लिया। वो अपने मुजरिम को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकती थी। उसने अपने ज़हन पर ज़ोर डाला तो उसको याद आया कि वो आखिरी बार फ़ारूक विदा के भाई के साथ डांस कर रही थी। तभी अचानक उसको चक्कर आया था तो वो गिर पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ था उसको कुछ याद नहीं। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए, जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट पहनी, बालों को पोनी में कैद किए। वो कंधों पर हैंडबैग डालकर घर से गाड़ी की जानिब निकल आया। आधे घंटे के बाद वो इसी क्लब के सामने खड़ी थी। उसका इरादा अब अंदर जाकर क्लब के बाहर करने लगे कैमरे से कल रात की फुटेज देख हासिल करना था। उसने गाड़ी से उतरकर क्लब की जानिब कदम बढ़ा, जो कि अभी खाली पड़ा था। उस पर सद्दा-कद्दा स्टाफ ही था। हेलो, मुझे कल रात की CCTV फुटेज चाहिए। तभी ने सीनियर स्टाफ को रोक कर पूछा तो वो उसको पहचान गया था। वो एक बार मॉडल थी और यहाँ की रेगुलर कस्टमर थी, जो जो अक्सर अपने ग्रुप वालों के साथ यहाँ पाई जाती थी। मैम, हम इस तरह आपको अपने क्लब की CCTV फुटेज नहीं दे सकती, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। उसकी बात बता वीडियो उसको घुरी से नवाजा। क्यों नहीं दे सकते हो? कल रात आपके क्लब में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। अगर आपने मुझे CCTV फुटेज ना दी तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी। तभी
ये तबीर की धमकी का आमोद साबित हुई थी। वो क्लब का लड़का फ़ौरन उसको एक रूम में ले गया जहाँ ये तमाम कैमरों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी। मैम आपको किस दिन की फुटेज चाहिए कर रहा था और टाइम क्या इस रूम में बैठे लड़के ने उससे सवाल किया तो उसने कहा रात की फुटेज निकालने का कहा। थोड़ी देर के बाद वो फुटेज इसकी आंखों के सामने थी जिसे वो फटी फटी नजरों से देख रही थी। फारूक मीना का भाई उसको बेहोश की हालत में अपनी गाड़ी में डाल रहा था और तभी दो लड़कों ने आकर उसको मारकर बचाया था और अपनी गाड़ी में उठा लिया था। फुटेज देखकर तबीर का दिल किया फारूक के टुकड़े टुकड़े कर दे। वो इस अपनी बहन दोस्त का भाई समझकर अपनी तब भरोसा करती थी और उसका ही फायदा उठा रहा जा रहा था। इसका जब्त के बारे बुरा हाल हो गया और वही सीसीटीवी फुटेज लेकर क्लब से निकल गई। मैं तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फ्रू, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तुम्हारी इतनी जरूरत। तुम तबीर मिर्जा की इज्जत पर हाथ डालो। वो रैश ड्राइविंग करते हुए आ रही थी कि उसकी रगें गुस्से से पटरी को थी। उसने आधे रास्ते का सफर 15 मिनट में तय किया। उसने वीना के घर पहुंचकर जोर से नॉक किया। कुछ देर बाद फारूक ने ही दरवाजा खुला। तबीर ने नाव देखा ना ताव खींच के उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसद किया। तुम घटिया इंसान, मैंने तुम पर वीना की वजह से इतना भरोसा किया और तुम ही मेरी इज्जत पर हाथ डालने का सोच रहे थे। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ रसद किया जिससे फिरोज जमीन पर गिर गया। वो इस पर मुक्के बरसा रही थी। पागल हो गई हो तबीर, क्या किया है इसमें ने? क्यों मुझे मार रही हो? वो इसकी मार सह न करते हुए चीख कर बोला था। तभी वीना भी आंखें मलते हुए बाहर आ गई थी। उसकी आंखें आ गई अपने भाई को तबीर से यूं मार खाता देखकर। तबीर, क्या हुआ है, क्यों मार रही हो वीना? फरूक को तबीर से दूर करते हुए बोल रही थी। तबीर ने दोनों बहन भाइयों को नफरत से देखा। अभी बताती हूँ मैं तुम्हारे इस घटिया भाई को क्यों मार रही हूँ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन ओपन किया, फॉरवर्ड फुटेज उसके सामने कर दी जिसमें फरूक तबीर को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गाड़ी में डाला था। वीना ने बेयकीनी से अपने हाथ पर मुंह पर हाथ रख लिया। इसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था उसका भाई इस तरह की हरकत भी कर सकता है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैं इसको अपनी गाड़ी में डाल रहा था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत, इसलिए इसको इसके घर छोड़ने जा रहा था। फ़रूक ने फजूल सी दलील पेश की। फ़रूक, मैं भी इधर थी। अगर तबीर की तबीयत ख़राब हो रही थी तो तुम मुझे कह सकते थे, हम दोनों ले जाते। तुम इसको अकेले लेकर क्यों जा रहे थे? वीना सदमे से बोली थी और उसको अब तक अपने भाई पे यकीन नहीं आ रहा था कि अब इस तरह की कोई घटिया हरकत कर सकता है। तबीर ने हकारत से फरूक को देखा। सच तो तुम अब पुलिस से ही गवाएगी, वही तुमसे पूछेगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। तबीर गुस्से से कहकर जाने लगी थी कि वीना फौरन उसके सामने आ गई थी। नहीं प्लीज़ तबीर, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये बेवकूफ़ घटिया भाई है मेरा, मगर प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। हम दोनों की रेपुटेशन का सवाल है। इस तरह तुम्हारी ज़ात पर भी बात आएगी और मेरी ज़ात पर भी, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर दो इसको भी। वीना ने भीगी आवाज़ में उसके आगे हाथ जोड़ दिया। तबीर वीना के जुड़े हाथों को बेबसी से देखकर उनके घर से निकल आई। घर आकर वो फ्रेश हुई, मुँह पर पानी के छींटे मारकर खुद को कंपोज करने लगी। गुस्सा अभी तक उसके खून में खुद गर्म किए हुए था। तबीर, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे नाश्ते का कहकर खुद गायब हो गई। मिसेज़ मिर्ज़ा उसके कमरे में आई थी। हाँ मामा, मैं ज़रा एक अर्जेंट काम आ गया था तो इसके लिए जाना पड़ा। आप लाए नाश्ता? वो टॉवल से चेहरे को साफ करते हुए बोली। तो इसमें तो मिसेज़ मिर्ज़ा उसके लिए नाश्ता ले आई। मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। दिमाग उसका आहिस्ता-आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा था। तो नाश्ते से फ्री होकर वो फ़ोन लेकर बैठ गई। उसने फिर से वही फुटेज ओपन की जिसमें बासित और ज़ैद उसके लिए फ़रूक को मार रहे थे। ना जाने क्यों उसके दिल को अच्छा लगा। पहली बार वो किसी की शराफ़त से मुतासिर हुई थी, वरना उसने अपनी इंडस्ट्री में घटिया से घटिया लड़का देखा था। फुटेज को ज़ूम करके उसने ज़ैद की जानब देखा था। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत और दादा वो ज़ैद का शिकार था। तबीर के दिल ने एक बीट मिस की थी। निगाहें उसकी जैसे उस पर ठहर सी गई थी। इसने बार-बार इस फुटेज को ज़ूम करके देखा था। उसका दिल नए सिरे से धड़क उठा था। या अल्लाह! ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं क्या कर रही हूँ? उसने खुद को होश दिलाते हुए कहा था, मगर उसका दिल था कि ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। आज की हुई उसकी और ज़ैद की बहस उसकी आँखों के सामने आज की उसकी आज की हुई उसकी और ज़ैन की बहस उसकी आंखों के सामने फ़िल्म की तरह चलने लगी। वो खरगोश और सड़े हुए अंदाज में न जाने क्यों अब उसको बड़ा अच्छा लगा था। वो खूबसूरत थी और बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को घर बाहर हर जगह सराहा जाता था, मगर एक वो ही इंसान था जो उसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज करते हुए अपनी किरदार पर उंगली उठाए जाने पर उसका जबड़ा दबोच गया था। अगर कोई आम सती सा मर्द होता तो शायद कभी इस तरह से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करता। यकीनन उसका किरदार बेदाग था और उसे अपने इस बेदाग किरदार पर बहुत नाज था। तबीर के दिल में हलचल सी बची थी। वो फौरन अपने दिल को संभालती लेट गई।
और वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए लेटते ही नींद की वादियों में गुम हो गई। मुसलसल बेल हो रही थी, मगर इन दोनों में से कोई भी उठकर दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बासी जो मज़े से हैंड फ्री लगाकर गाने सुन रहा था। जैद जो लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था, उसने बासित को घूरते हुए जाकर गेट खोला। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैद ने दरवाज़ा खोला तो सामने तबीर खड़ी थी। उसका गुस्सा फिर उदाया था। मैं आप दोनों को थैंक्स यू और सॉरी करने आई थी। जैद ने उसके हाथ में पकड़े हुए फूलों के बुके को और इसको सख्त नज़रों से देखा। ठीक है, कर ली सॉरी, अब जाओ। जैद ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करना चाहा। उसको ये लड़की शुरू से ही नफसत थी। रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। इस तरह कौन मुंह पे दरवाज़ा बंद करता है? वो रूठे फैन से बोली थी। इस दिन जो आप बकवास कर चुकी हैं, इसके बाद तो मैं आपको देखने का भी रवादार नहीं। जैद ने सपाट लहजे में कहा था। मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं मालूम था हकीकत। मुझे अब सच मालूम हो गया है। उस दिन आप दोनों ने ही मुझे बचाया था। बिना चाहते हुए भी सजा देने लगी। जैद संजीदगी से सब सुन रहा था। जैद कब से दरवाजे पर खड़े हो, कौन आया है? तभी बासत कानों से हैंड फ्री उतारते हुए दरवाजे के पास आया और तबीर को देखकर हैरतज़दा हो गया। आप यहाँ खैरियत है? खैर है। फासिल ने उसको देखकर हैरत से पूछा। जी वो मैं आपको सॉरी और थैंक यू कहने आई थी, मगर ये आपके खड़ूस दोस्त मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे। तबीर मुझमें से बोली तो तबीर का जैद को खड़ूस कहने पर फासिल की हंसी निकल गई, जिसको जैद की घुरी ने अंदर किया था। नहीं, आइए आइए, अंदर आइए। फासिल ने जैद को पीछे करते तबीर को अंदर बुलाया था। तबीर फ़ौरन से अंदर आ गई। जैद ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया था, जिसको तबीर ने बखूबी महसूस किया था। इसको जिच करने का तबीर को बहुत मज़ा आ रहा था। बैठे, मैं आपके लिए जूस लाता हूँ। बासित उसको लॉन्च के सोफे पर बिठाकर फ़ौरन किचन की जानिब किया। जैद उसको नज़रअंदाज करके वापस अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। तबीर निगाह उठाकर इस मगरूर इंसान को देखने लगी। न जाने क्यों वो सीधा उसको अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। पहली बार उसको अपना अंदर नज़रअंदाज किए जाना अच्छा लग रहा था। शायद वो तारीफ समेटते-समेटते थक गई थी। अब उसके दिल को किसी ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो उसकी मोहब्बत करे, ताकि उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर मुहर मिटे। उसने अपने लिए बहुत मोहब्बतें देखी थी, मगर उसका दिल किसी तरह राग़ब नहीं हो सका था। मगर आज वो ज़ैद कुरैशी की तरफ खींची चली जा रही थी। उसका रख-रखाव, उसकी शख्सियत, उसका ग्रेस, सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था। उसे मोहब्बत हो गई थी। ये एहसास ही उसके लिए बहुत खुशगवार था। बस ये लें जूस पीते, तभी बासित की आवाज़ ने उसकी सोचों का तसल्सल तोड़ा था। थैंक यू सो मच। उसने शुक्रिया के साथ ही जूस का गिलास थाम लिया और घुट-घुट पीने लगी। ये बग्गे मैं शुक्रिया के तौर पर आप लोगों के लिए लाई हूँ। उसने जूस पीकर अपनी गोद में रखे बुके बासित के आगे बढ़ा दिए, जिसको उसने खुशी से थाम लिया। शुक्रिया मिस बासित के चेहरे पर बुके देखकर मुस्कुराहट आई थी। शायद सारी कार्रवाई देख रहा था। इसको बासित पर सख्त ताव आया था। क्यों उसने तबीर को अंदर बुलाया था? वो तो इसको दरवाजे से ही भेजने वाला था। और बताएं, आप क्या करते हैं? तबीर ने बातों का आगाज़ किया। ज़ैद को वो लड़की जहर लग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसको उठाकर घर से बाहर फेंक दे। जी मैं और ज़ैद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। पाकिस्तान से बिलॉन्गिंग करते हैं करते हैं। बातों फासद ने बातों का आगाज़ कर दिया। थोड़ी ही देर में तबीर वो दोनों फ्रैक हो चुके आपस में बातें कर रहे थे। ज़ैद अंदर से खड़ कर रह गया। वो गुस्से से अपना लैपटॉप उठाकर अपने कमरे की जानब बढ़ गया। उसके जाते से तबीर को अचानक सब कुछ खाली खाली उसका सा लगने लगा। वो भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई, जिसके लिए वो बैठी थी वही चला गया। तो उसके भी हटने का अब कोई मकसद नहीं। तो मैं चलती हूँ, वाजिद फिर मुलाकात होगी। अभी मैंने एक शूट पर जाना है। वो उसे खुदाफिज़ कहकर फ्लैट से निकल आई। तो फिर क्या हुआ है? खैरियत है? कहाँ इतनी खोई खोई रहती लहर लगी हो आजकल? सारा ने उसको वो देखते हुए कहा। तो तबीर का हल्का सा मुस्कुरा दी। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तबीर ने सरासर उसे टालना चाहा था। वो अपने दिल का भेद किसी को नहीं देना चाहती थी। क्या मतलब? ऐसे ही कुछ तो गड़बड़ है। चलो बताओ मुझे चुपचाप। क्या बात है? कहीं तुम्हें मोहब्बत मोहब्बत तो नहीं हो गई? तभी इंसान खोया खोया रहता है। सारा क्या आखिरी बात निशाने पर लगी थी, तभी ससुरा गया। अरे पागल को, क्या मुझे क्यों होगी मोहब्बत? उसने जल्दी से कहा। सारा उसके चेहरे को देखने लगी। कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। सारा उसकी गहरी दोस्त थी। वो उसकी आंखों को से उसका झूठ पकड़ लेती थी। क्या मतलब? तुम्हें मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या तुम्हें दिल नहीं है? या तुम फिर इंसान नहीं हो? सारा ने उसकी बात पर उसको साफ सुनाई थी। तो वो खामोश हो गई। पता नहीं यार, पता ही नहीं चला कब कैसे वो मेरे दिल में आ बसा, कब कैसे मोहब्बत हो गई। वो हार मानते हुए उसे अपने दिल का हाल बताने लगी थी। क्या सच? क्या मतलब सच में तुम्हें मोहब्बत हो गई है? किससे? कौन है वो? बताओ मुझे। सारा ने चीख मारते हुई सवालों की उछाड़ कर दी। तबीर ने जिद होकर कानों पे हाथ रखा। अपना मुंह बंद करोगी तो बताऊंगी ना। पागलों की तरह सवाल किए जा रहे। तबीर बोली तो सारा मुंह बनाते चुप हो गई। वो फिर क्लब से सारी लेकर सारी बात तबीर ने सारा को खुशगवार कर थी खुशगवार की थी। क्या ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सारा इतनी बड़ी बात उसके अपने बताने पर सख्त नाराज़ हुई थी। मैं नहीं चाहती थी यार कि ये बात और बढ़े, इसलिए मैंने खुद इस मामले को हैंडल करके इस पर मिट्टी डाल दी। वो संजीदगी से बोली। ठीक कह रही हो तुम, सुबह से ही किया है तुमने, मगर मुझे
मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा वीना का भाई, हमारा बेस्ट फ्रेंड का भाई इस तरह की हरकत कर सकता है। जैसे हम अच्छे दोस्तों की तरह समझते थे। सारा भाई यकीन से बोली थी, यकीन तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो तब मुझे भी यकीन आया। इस फुटेज को सोचते हुए तो वीर का गुस्सा फिर से उद आया था। कहाँ है वो सीसीटीवी फुटेज, मुझे भी दिखाओ। सारा की बात पर तबीर ने अपनी बैग से निकाल कर फुटेज ओपन की। सारा हैरत भरी नज़रों से सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, जिसमें वो दो लड़के बुरी तरह फ्रू को पीट रहे थे। यार ये लड़का किस कदर खूबसूरत है, कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है इसकी। सारा ने फुटेज को जूम करते हुए जैद की जानिब इशारा किया था। हाँ बिल्कुल, हाँ खूबसूरत तो वाकई बहुत है, बिल्कुल अरूर शहजादों जैसा। तबीर ने मुस्कुराते हुए दिल की गहराई से कहा, ये वही लड़का है जिसे तुम मोहब्बत खो गई है। सारा ने अपना शक दूर करना चाहा, क्योंकि वो फुटेज में बासित भी था। तबीर ने इस बात पे हालात, यार सच में बहुत अच्छी लगोगे तुम दोनों एक साथ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुमने एक अच्छा इंसान चुना अपने लिए। सारा जज्बात की रोह में बहकर बोलती जा रही थी। हाँ, वो अच्छा तो है, मगर ना जाने क्यों मैं इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। मुझे तो देखने का भी रवादार नहीं। तबीयत के लहजे में उदासी थी। सारा उसको देखने लगी। इस क्या मतलब, तुम उसको बुरी लगती हो, इतनी खूबसूरत हो तुम, इतने लड़के तुम पे मरते हैं, उसको भी तुमसे मोहब्बत हो गई बस जानकर एटीट्यूड दिखाता होगा। सारा ने नाक से मुखी उड़ाई। नहीं सारा, उसको मेरी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, दिलचस्पी नहीं है। मेरी खूबसूरती उसे मुतासर नहीं करती। वो एक मजबूत बाकिरदार मर्द है। उसको अपने जैसे बाकिरदार और मजबूत लोग ही अच्छे लगते हैं। उसके लहजे में करफ सा था। उसको सारा ने महसूस किया था। तुम भी तो अच्छी हो, तभी तुम में कोई बुराई नहीं है। सारा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए सच्चे दिल से कहा था, हाँ मैं अच्छी हूँ, मगर इतनी नहीं जितना वो है। उसका गम की सा लहजा था। सारा को दुख हुआ। दफ़ा करो इसको, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं हूँ ना तुमसे मोहब्बत करने वाली। सारा उसका ध्यान बटाते आखिर में क्योंकि से बोली। तबीर उसकी बात पर हंसी चली गई। शूट के बाद वो और सारा लंच के लिए रेस्टोरेंट। जब तबीर की नज़र दूसरी टेबल पर जैद थे, जैद और बासित पर गई, तबीर की आंखों की चमक बढ़ गई। सारा वो देखो जैद, तबीर ने सारा की तवज्जो जैद और बासित की टेबल की तरफ वो करवाई थी, जो अपने फ़ोन पे लगी थी। यार ये तो फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत है रियल में। सारा ने जैद को साशती नज़रों से देखते हुए कहा, ज़्यादा डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा है। तबीर ने सारा को मुसलसल जैद की जानिब देखकर उसे लता रहा था। वो मुंह बनाकर रह गई, तेरा ही है भाई, मैंने कब कहा मेरा है वो, तुझे मुँह नहीं लगा रहा, मुझे क्या लगाएगा। सारा की बात पर तबीर ने उसको मुका जड़ दिया। तभी बासत की भी इन दोनों पर नज़र पड़ी थी। उसने इन दोनों को तरफ देखते हुए हाथ को हिलाया था। हाय कैसी है बासत। अब उसकी टेबल की तरफ आ गया। जी मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं, और वो आपका सड़ा हुआ दोस्त। तबीर की बात पर बासत का कहका बुलंद जैद की देख गुस्से से दोनों की जानब देखा, जो आपस में हंस हंस कर बात कर रहे थे। आए ना आप भी हमें ज्वाइन करें। बासित के ऑफर करने पर तबीर तो जैसे मौके की तलाश में थी, फ़ौरन से सारा के साथ उसकी टेबल पर आ गई। ज़्यादातर से कर रह गया, मगर बाज़ाहिर खामोशी से बैठा रहा। हाय कैसे हैं आप, सारा ने कहते हुए हाथ उसकी जानब किया। जैद ने गुस्से भरी निगाहों से तबीर को फिर सारा के बढ़े हुए हाथ को देखा। उसको वो लड़कियां शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जी ठीक हूँ, उसने उसके हाथ को नज़रअंदाज करते हुए स्पाट लहजे में जवाब दिया। सारा अपना हाथ नज़रअंदाज किए जाने पर शर्मिंदा से हो गई। तबीर ने मुश्किल अपनी हंसी को जब्त किया। बस ऑर्डर देते चला गया था। घरवाली ना भी थी अब खुश। तबीर ने उसके कानों में झुककर गोशी की थी। सारा तुम कर रह गई। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर भी आ गया। वो तो भी खामोशी से खाना खाने आ गया। तबीर की निगाहें बार बार जैद की तरफ उठ रही थी, जिसको जैद ने नज़रअंदाज कर रहा था। और फिर अक्सर तबीर बासे तो सारा की मुलाकात हो गई, कभी रेस्टोरेंट पे, कभी कभी किसी पार्क में, तो कभी कहीं। इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी तरह वक्त गुजरता गया। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरता जा रहा था। सितमगर को देखकर न जाने क्यों उसके दिल को राहत सी मिलती थी, जो कभी किसी शख्स के मिलने से उसे नसीब न हुई थी। उसने एतराफ़ कर लिया था कि वो इसको वाक़ई में ज़ैद कुरैशी से मोहब्बत हो गया, मगर वो इसकी आंखों में अपने लिए नापसंदगी देख चुकी थी, जिससे वो दुखी ना हुई थी। मगर उसने दिल से ख्वाहिश की थी कि जिस तरह वो बेगर्ज उसे चाहने लगने लगी थी, वो भी उसे चाहे। जिस तरह वो उसे चोरी छुपे देखने लगी थी, वो भी उसे देखे। मगर उसकी ये ख्वाहिश हसरत में बदलने वाली थी, इस बात से वो अनजान थी। उसने मोहब्बत की वादियों में कदम रखा था, तो मोहब्बत ने उसे सर आंखों पर बैठाया था। हाय तबीर उसको उनके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। जी अब क्या है, अब किस चीज़ की चोरी करने आई आप को करनी है आपको। ज़ैद ने दरवाज़ा खोलते ही उस पर तर्ज किया था। तबीर ने उसकी बात पर मुंह बसोरा। जी मैं आपसे मिलने नहीं आई, मैं अपने दोस्त पासी से मिलने आई हूँ, चले हटे हैं पीछे। वो उसको एक अदा से पीछे करते हुए अंदर दाखिल हो गई। ज़ैद का गुस्सा सच में आसपास में पहुंच चुका था।
तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? बगैर इजाज़त अंदर आ गई हो। चलो बाहर चलो निकलो बाहर बाहर से। ऑफिस में है, अभी नहीं आया वो। इसको झाड़ पिलाता हुआ बोला ज़ैद के। इस तरह बोलने पर तबीर की आंखों में नमी आ गई। आई एम सॉरी, आप जा सकती हैं। बासत अभी फ्लैट पर देखिए। तबीर की आंखों में नमी उतरते देखकर ज़ैद ने फ़ौरन से अपने उसे अपना लहजा नरम किया। बासित नहीं है तो फिर आपसे बात कर ले। आप उससे बात कर ले, मैं इतनी दूर से आई हूँ। उसका लहजा अपने लिए नरम रहे देख अब वो फ़ौरन से बोली थी, क्या आप पागल तो नहीं हो गई? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं लड़कियों से बातें करने का। जैन ने उसे टकासा सा जवाब दिया, क्यों अभी आप क्या कर रहे हैं जो आपके पास टाइम नहीं है? कबीर ने मासूमियत से पूछा तो ज़्यादा उसको घूर के रह गया। वो इतनी मासूम नहीं थी जितनी बन रही थी। वो पहले ही दिन उसकी सारी मासूमियत देख चुका था। मैं जो भी कर रहा हूँ मगर आपके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। ज़ैद ने उसके जान छुड़ाते हुए कहा, तो उसके गले ही पड़ गई थी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या इतना भी टाइम नहीं है आपके पास कि अब मेरी बात कुछ देर मेरी बात सुन ले। वो नरम से लहजे में कहती ज़ैद को चुप करने पर मजबूर कर गई थी। उसके लहजे उसके लफ्ज़ों में कुछ ऐसा था जो ज़ैद समझ नहीं पा रहा था। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। ज़ैद ने जिसको जिंदगी से कहा था बीच कशियों पर में मुबतला होकर रह गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की बात का राज कैसे करे और कैसे इस सितमगर को अपने दिल की बात बताए जिससे उसकी रातों की नींद हराम करके रखी थी। उसके लिए यही सही मौका था अपने दिल की बात कह देने का, मगर वो अंदर से डर भी रही थी कि ना जाने उसका रद्द क्या होगा। हेलो इस खाक हो गई, यही पे रात कर दी है या फिर कोई और बात भी कर दी है? वो उसको खोया हुआ देखकर उसके आगे चुटकी बजाते बोला था। वो मैं आप वो अटक कर बोल रही थी कि अल्फाज उसके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे। क्या वो मैं आप मेरा टाइम वेस्ट मत करें, जो बात करनी है जल्दी करें, मुझे और भी बहुत काम है। वो उसको अटक अटक कर बोलते देखकर जी छुपा था। जी मैं बोल रही थी, खुद के अंदर हिम्मत जमा करते हुए उसने जवाब दिया। तो जल्दी बोले ना। वो उसके सस्पेंस से थक कर बोला था। जैन में आपसे वो फिर आगे रुक गई थी। आगे के अल्फाज उसके दिल में ही रह गए थे। क्या मुझसे बात कर रहे मुझे आपकी इस कुछ समझ नहीं आ रही। जैद उसके इस तरह बात दूरी छोड़ देने पर उसका उलझन का शिकार था। जैन मुझे आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं आपसे मोहब्बत कर वो एक ही सांस में जुमला मुकम्मल कर गई थी और उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। ज़ैद ने बेयकीन नज़रों से उसकी जानब देखा था। वो उसे के कहे अल्फाजों पर गौर कर रहा था। क्या फिर से कहना ज़रा, क्या बकवास की तुमने? वो सदमे से निकलता उस पर धारा था। तबीर डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ज़ैद। वो अपने डर को वापस बस से बस डालकर उसकी आँखों में आँखें डालकर बहादुरी से बोली थी, तुम निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी घटिया मोहब्बत के कसीदे नहीं सुनना चाहता। निकलो। ज़ैद अचानक उसके लफ्ज़ों से भड़कता गुस्से से उसके बाजू पकड़कर बाहर को धकेलते बोला था, नहीं ज़ैद, अब अगली ऐसा मत करे। मेरी बातों सुने। तबीर उससे अपना आप चिढ़वाते हुए लतजाया लहजे में बोली थी, मगर ज़ैद को तो जैसे कोई सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने मोहब्बत का नाम मत लेना, वरना जान से मार दूंगा। मोहब्बत तुम जैसों के लिए नहीं बनी। वो जहरीले लहजे में बोला था। वो जल के खाक हुई थी। जैद के अल्फाज उसके सीने में खंजर की तरह लगे थे। नहीं प्लीज़ जैद, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं। मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब आपसे मोहब्बत हो गई, कैसे आप इतनी शराफत से मेरे दिल में उतर गया। वो रोते हुए सितमगर को अपने दिल का हाल बताने जा रही थी। जैद ने एक बार नज़र हो से उसे देखा। अगर तुमने एक मर्द में इतनी शराफत देख ली है तो तुम औरत होकर कैसे धड़ल्ले से अपनी मोहब्बत का इकरार कर रही हो? तुम्हारी शराफत, तुम्हारी हया कहाँ गई? वो चबा चबा के बोलता हुआ उसको हद से ज़्यादा जालिम लगा था। उसके लफ्ज़ों से वो टूट कर बिखरी थी। तुम जैसी लड़कियों को मैं आँख उठाकर देखना भी पसंद न करूँ। वैसे भी जिस इंडस्ट्री में से तुम्हारा ताल्लुक है उसकी वजह से तो मैं तुम पर थूकना भी पसंद ना करूँ। अल्फाज नहीं थे, चाबक थे जो तबीर मिर्ज़ा को अपनी रूह पर बड़ी ज़ोर से लगे थे। वो करा कर रह गई थी। उसने ज़ख्मी नौहों से ज़ैद की जानिब देखा था जो खून ख्वार नज़रों से उसको देख रहा था। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? जो इस कदर मेरी कदाकशी कर रहे हैं। वो दुख से बोली थी, जिस रात हम तुम्हें इस क्लब नाइट से लेकर आए थे, इस रात ही मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया था। तबीर के दिल में एक साथ कई तीर पोस्ट हुए थे। वो दिल की तकलीफ से दोहरी होकर रह गई थी। तकलीफ आंखों के रास्ते बह निकली थी। ज़्यादा इस रात मुझे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर दी बेहोश किया गया था। वो खुद पर लगाया इल्ज़ाम पे बर्दाश्त न कर पाई। बात ये नहीं है कि तुम्हें वहाँ बेहोश किया गया, पॉइंट ये है कि तुम वहाँ क्या रही थी? अगर तुम किसी शरीफ घराने से होती तो तुम इस क्लब में कभी ना होती। और ये शायद ये आखिरी बार थे ज़ैद के लफ्ज़ों के जो उसने सहे थे। उसके बाद वो ज़मीर बोस हो गई थी। ज़ैद उसके इस तरह गिरने पर घबरा गया, मगर उसको थामने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। मेरा जवाब सुन चुकी हो तो अब चली जाओ यहाँ से। ज़ैद ने उसकी हालत को नज़रअंदाज करते धार से उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे वो होशो-हवास से बेगाना हो चुकी थी। लफ्ज़ों की तकलीफ ने उसको हवास तलब कर दिए थे। तभी बासित ने तबीर को बेहोश अपने फ्लैट के दरवाजे पर पड़ा धोखा देखा तो भागकर उसकी जानब आया। तबीर तबीर उठो, तबीर क्या हुआ है तुम्हें? उठो। उसने 3-4 मरतबा उसके बेहोश वजूद को हिलाया था, मगर वो न हिली। बासित फ़ौरन फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर दाखिल किया। ज़ैद सामने ही हाथों में सिर गड़ाए बैठा था। बासित ने जल्दी से तबीर
तबीर को सोफे पर लटाया और ग्लास का पानी डालकर उसके चेहरे पर छींटे मारे जिससे वो उसको होश आया। ज़ैद तुमने क्या कहा था तबीर को? वो इस तरह फ्लैट के दरवाजे पर बेहोश क्यों पड़ी थी? तबीर को होश में लाकर तो ज़ैद की ज़्यादा बुरा और सख्त लहजे में उससे पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा था, इसको खुद ही बेहोश हो गई होगी। ज़ैद ने तबीर को नफरत से देखते हुए अपना रुख मोड़ लिया। तबीर का दिल उसकी इतनी नफरत पर दिल दुख से भर गया। ज़ैद तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? अगर वो बेहोश हो गई थी तो तुम उसको उठाकर अंदर ले आते, बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया। ज़ैद की बेहिस्सी पर बासर ने तासुब से कहा था, तुम खुद इसके अंदर ले आए ना इसको अंदर, तो मुझे क्या ज़रूरत थी इस अंदर लाने की? वो जले कटे अंदाज में कहकर फ्लैट से निकल गया। तबीर का अब जवाब दे गया तो वो चेहरा हाथों में छुपाए हिचकियों से रोती चली गई। किस पत्थर से दिल लगा लिया तुमने तबीर? बासत की बात पर तबीर ने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानब देखा था कि उसको कैसे मालूम होगा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैट का में रिकॉर्डिंग वाले कैमरे राज लगे हुए हैं। जैसे ही कोई इंटर होता है तो मुझे और जैद को पता चल जाता है। जब तुम इंटर हुई तो मुझे पता चल गया था। मैंने इस फुटेज में फोकस किए हुए थे ताकि मुझे अंदाज़ा था कि जैद तुम्हारे साथ किस तरह का सलूक करेगा। मगर तुम इससे इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी, उसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसने उस हाथ से तबीर को सब कुछ बताया था। उसकी वजाहत में तबीर को और टूट कर रोना आया था। वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? वासिफ आखिर क्या कमी है मुझ में? उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, मेरी साथ को कुचल कर रख दिया। वो रोते हुए बेबसी से बोली थी। तभी ज़िंदगी के हर मुकाम पर खूबसूरती आपको फतेयाब नहीं कर सकती। किसी का दिल जीतने के लिए कभी कभी आपको अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी पड़ती है। कहते हुए बासत की आंखों में अजीब सी अजियत रकम थी जिसकी तबीर समझ न पाई थी। कैसी कुर्बानी बासिल? मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ इसके लिए? उसका दिल मेरे लिए राज़ी हो जाए। वो दीवानी सी हो गई थी। बासिल इसको देखकर रह गया था। अदा कुछ नहीं करना तबीर, बस अपने अंदर को थोड़ा सा बदल लो। छोड़ दो ये मॉर्निंग, निकल आओ इस गंद से भरी दुनिया से बाहर। खुद को छिपा के रखना सीख लो। अपना लिबास पहनावा दुरुस्त कर लो। ज़ैद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा क्योंकि उसने हमेशा इसी तरह हम सफ़र की चाह की है। वो तुम्हें पहले लाख धुतकारेगा, रोकेगा, मगर आखिर तुम्हें कबूल कर लेगा क्योंकि तुम सराफ़े मोहब्बत हो। तुमसे चाह कभी नफरत नहीं की जा सकती। वासिल ने उसे आसानी से समझाते हुए आखिरी जुमला अपने दिल से कहा था। मैं सब करूँगी वासिल, मैं सब कुछ करूँगी। मैं खुद को बदल लूँगी। मैं ज़ैद के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। रोते हुए बोलती कोई मासूम सी गुड़िया लगी थी। तुम्हें इसलिए नहीं खुद के लिए भी बदलना है तबीर, तुम बहुत अनमोल हो, यूँ खुद को ज़ाया मत करो। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला था। तबीर उसकी बातों पर नम आँखों से मुस्कुराती थी। वासिद की आँखों ने ये मंज़िल उम्र भर के लिए जैसे खुद पे कैद किया था। चलो उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। उसके कहने पर तबीर खामोशी से उठकर उसके साथ चल पड़ी थी। और फिर सबने देखा था तबीर मिर्ज़ा का बदलना। वो सिर से पाँव तक ज़ैद की पसंद के मुताबिक उसके साँचे में ढल गई थी। उसने मॉर्निंग क्लास पार्टीज हद तक के पुराने दोस्त भी छोड़ दिए थे। अपना लिबास, अंदाज़ो एतबार सब कुछ वैसा ही अपना लिया था जैसा उसके महबूब को पसंद था। यूं ही आंख मचोली में वक़्त गुज़रता गुज़रता गया। वो 2 माह और 2 माह बीत गए थे। वासिल ज़ैद को देखने का दिल कर रहा है। 2 माह से नहीं देखा। वो फिर बेबसी से वासिल को बोली थी जो उसका राज़दार और अच्छा दोस्त बन चुका था। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं उसको किसी रेस्टोरेंट लेके आता हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना फिर और देख लेना उसे। उसने मंसूबा बनाया जो तनवीर को पसंद आया था। ठीक है, जल्दी से लेकर आ जाओ, मैं तैयार होती हूँ। वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। वासु ने मुस्कुराकर कॉल काट दी। तनवीर ने जल्दी से फ़ोन रखकर अलमारी से एक सादा सा गुलाबी रंग की घुटनों तक आती फ़्रॉक निकाली और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो आईने के सामने खड़ी थी। ब्लश व फ्लाक में बहुत हँसी लग रही थी। उसने जल्दी से अपने बालों को सुलझाया, चेहरे पर हल्का-सा मेकअप किया जो उसके हुस्न को मज़ीद निखार रहा था। उसने फ़राक का दुपट्टा सर पर ओढ़ा और कंधे पर हैंडबैग डालकर गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल गई। थोड़ी देर में वो रेस्टोरेंट के अंदर थी मगर ज़ैद और वासिद भी अभी तक नहीं आए थे। उसका कुछ अता-पता नहीं था। तनवीर ने बैग से फ़ोन निकालकर वासिद को कॉल मिलाई जो उसने पिक नहीं की थी। तभी उसको एक मैसेज वसूल हुआ। ज़ैद मेरे साथ है इसलिए कार नहीं उठा सकता, इसको लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा-सा वेट करो। मैसेज देखकर उसने एक सुकून साँस खारिज की और इन दोनों का इंतज़ार करने लगी। आज भी उसका बहुत ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने आज ज़ैद का उसे देखकर क्या रद्द-ए-अमल होगा। सोच-सोच कर उसकी दिमाग की रगें फट रही थी। उस दिन के बाद से वो अब जाकर मिल रहे थे। वो सरापा ज़ैद बन गई थी मगर फिर भी पता नहीं वो इस सितमगर के दिल की तारों को छेड़ भी पाएगी या नहीं। तभी रेस्टोरेंट के बरूनी दरवाजे से वासित और ज़ैद अंदर दाखिल हुए। तबीर की आंखों पे उस सितमगर को आता देखकर चमक सी उतरी थी आंखों को, जैसे ठंड सी पहुंची थी। वो दोनों खामोशी से जाकर उससे कुछ फासले पर एक टेबल पर जाकर बैठ गए जिससे तबीर साफ ज़ैद को देख सकती थी। ज़ैद भी तबीर को देख चुका था। उसको एक हैरत का झटका लगा था। दुपट्टे के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा ज़्यादा सा दमक रहा था। ये यहाँ क्या कर रही है? तुमने बुलाया है क्या? ज़ैद ने वासिद की तरफ देखते हुए मशकूक अंदाज में पूछा। वासिद शर्मा गया।
अरे पागल हो गया है क्या? मैं क्यों बुलाऊँगा? ये रेस्टोरेंट हमारे अब्बा जी का नहीं है, वो भी आ सकती है। बासित ने भी उसकी बात पर उसको घुर की खरी-खरी सुनाई थी, तो वो खुश हो गया मगर नगाहें अब भी तनवीर पर जमी हुई थी, जो अब उसको देख रही थी। तनवीर को इस कम्बल लिबास में देखकर ज़ैद के दिल ने भी एक मीट मिस की थी, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। नफ़रत और नापसंद की इस पर हावी हो गई थी। तुम 2 मिनट बैठो, मैं ज़रा सा वॉशरूम से फ्रेश हो गया था। बासित बहाने से उठ गया था। ज़ैद उसको घूर के रह गया। बासित के जाने के बाद वो अपना फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। तभी तनवीर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सितंबर के पास आई थी। ज़ैद कैसे हैं आप? तनवीर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए नरम से लहजे में बोली। ज़ैद ने फ़ौरन उसकी आवाज़ पर सर उठाया। तुम क्यों आई हो यहाँ? वो सर्द लहजे में बोला। आपसे मिलने आई हूँ। ज़ैद क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? आखिर मेरी गलती क्या है? तो बताएं, बता दें, वो इसके लहजे से टूट कर बोली थी। मेरा जवाब तुम सुन चुकी हो, तो फिर क्यों बार-बार आ जाती हो सामने? वो अपने अंदर के गुस्से को दबाता हुआ बोला था। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ज़ैद, नहीं रह सकती आपके बिना। प्लीज़ मुझे इस तरह मत धुतकारें। कहते हुए उसकी आवाज़ में नमी घुल गई थी। ज़ैद के दिल को कुछ हुआ था। वो इस तरह का पत्थर तो नहीं था जिस तरह वो बन गया था तनवीर मिर्ज़ा के लिए। यहाँ पे तमाशा क्रिएट मत करो तनवीर, लोग तुम्हें जानते हैं। वो तुम्हें वहाँ से मेरी तरफ ही तुम्हारी वजह से मेरी तरफ भी देख रहे हैं। ज़ैद ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हुए अपने इश्तार पर काबू पाया। मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी की भी नहीं। मैं बस आपसे मोहब्बत करती हूँ ज़ैद, मर जाऊँगी आपके बगैर। उसकी आँखों में अब आँसू बहने लगे थे। ज़ैद ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची। तो मर जाओ, आई डोंट केयर, बस बाकी से लफ्ज़ों को चबा-चबा कर बोलता रेस्टोरेंट से ही निकल गया। तबीब ने दुःख से उसको खुद से दूर जाते देखा। बासित उसको रोता देखकर उसके करीब आया। तबीर क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तबीर को इस तरह रोते-बिलखते देखकर बासित को भी का दिल को दुःख हुआ था। बासित वो कहता है, मर जाओ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं तुम्हारी। देखो मुझे ये अल्फ़ाज़ कहकर चला गया। वो हिचकियों से रोते हुए ज़ैद के कहे अल्फ़ाज़ बता रही थी। चलो प्लीज़ चलो यहाँ से, मैं बात करता हूँ इससे। वो लोगों की निगाहों खुद पर टिकी देखकर तबीर को रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। सामने ही पार्किंग एरिया से ज़ैद गाड़ी निकाल रहा था। ज़ैद ज़ैद प्लीज़ मत जाए। तबीर अचानक उसके जानिब भागी थी। वासिद ने रोकना चाहा मगर वो दीवाना वार उसकी जानिब भागी थी। तभी एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से तबीर के वजूद को कुचलकर आगे बढ़ गई। तबीर बासित के हलक के बल चीखा था। तबीर का वजूद सड़क पर खून में लथपथ पड़ा था। बासित की चीख पर जब ज़ैद ने मुड़कर देखा तो पत्थर हो गया। बासित तबीर के खून में लिपटे वजूद को उठा रहा था। लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया गया। ज़ैद को ये मंज़िल देखकर अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो गाड़ी से उतरकर पागलों की तरह भागता हुआ आया। बासित तबीर को उठाकर एम्बुलेंस में डाल रहा था। ज़ैद ने बासित के पास आकर उसके कहा, उसके मुँह से अल्फाज ही अदा हो रहे थे। बासित ने सुर्ख आँखों से ज़ैद की तरफ देखा। इस सब के तुम ज़िम्मेदार हो ज़ैद। अगर तबीर कुछ भी हुआ तो ज़ैद, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। सुना तुमने? वो गुस्से की हालत में चीख कर बोला था। ज़ैद अपनी जगह खड़ा रह गया। बासित तबीर के साथ सख्त वजूद को थामे एम्बुलेंस में बैठ गया। ड्राइवर ने एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी। अंदर तफरीर का ऑपरेशन चल रहा था। मासूम बेचैनी से टहरा था। आंखें नम गम की शिद्दत से सुर्ख हो रही थी। जब टहल कर थक गया तो पास पड़ी कुर्सी पर ढह गया। वासिद वासिद तफरीर कैसी है? तू भी सहल भागता हुआ उसके पास आया। वासिद ने सुर्ख आंखें उठाकर अपने इस पत्थर दिल दोस्त की जानब देखा। ना जाने क्यों आज उसको अपने इस दोस्त से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। तुम्हें कोई हक नहीं है इसका पूछने का, कोई हक नहीं है। तुमने ही कहा था ना कि जाओ मर जाओ, देख लो मर गई रही है वो। अब खुश हो जाओ, जश्न मनाओ, मनादी करवाओ, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो रही है। वासिद इस वक्त अपने आवाज़ में नहीं लग रहा था। उसके लफ्ज़ों ने ज़ैद को अंदर तक चीर कर रख दिया था। वो बेबसी से लब काट कर रह गया। मैंने ऐसा नहीं चाहता वासिद, वो बस अल्फाज बेदहानी में मेरे मुँह से निकल गए थे। मैं नहीं चाहता था ऐसा, वो बेबसी की इंतहा पर बोला था। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो ज़ैद? कैसी कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे, कितना चाहा है उसने तुम्हें, तुम्हारे लिए उसने खुद को बदल लिया, सब कुछ छोड़ दिया उसने तुम्हारे लिए, अपनी इंडस्ट्री, क्लब, फ्लार्टी सब कुछ हद तक अपने दोस्त भी। और तुमने उसकी इतनी मोहब्बत इतनी चाहत का बदला क्या दिया? वासिद की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तनवीर को इस हालत में देखकर तरफ गया था। उसकी एक तरफा मोहब्बत से उसक उठी थी। जिस तरह तनवीर ने ज़ैद को चाहा था वैसे ही वासिद ने भी तनवीर को चाहा था, मगर तनवीर की मोहब्बत ने उसके लब सी दिए थे। वो बस तनवीर की खुश देखता जाता था। वासिद के मुँह से ये इंकशाफ सुनकर ज़ैद को अपने पाँव पर खड़ा रहना मुश्किल लग गया था। उसके दिल में दर्द उठा था, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। वो वही अपना सीना थाम कर रह गया। पछतावे नाक की वादिद उसे धँसने लगे थे। वो वहीं बैठा चला गया। या अल्लाह तबीर को बचा ले, उसे मुझे सौंप दे। गम की शिद्दत से बेहाल होते उसके दिल ने फरियाद की थी। आज उसके दिल की सफाकियत उसकी आँखों के ज़रिए बह निकली थी। वो कतरा-कतरा बहती चली गई थी। 1 घंटों के मुसलसल इंतज़ार के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था। ज़ैद और वासिद की धड़कनें पल भर को रुक गई थी। न जाने अब उसकी ज़िंदगियों का क्या फ़ैसला होने वाला था। वो हालाँकि ऑपरेशन कामयाब हो गया, ये मौज़ा ही था जो हमने देखा है। वरना इस कदर क्रिटिकल कंडीशन में मरीज़ का बचना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर के मुँह से निकलने वाले
डॉक्टर के मुँह से निकलने वाले अल्फाज ने ज़ैद को सजदे में गिरने पर मजबूर कर दिया। बासित ने भीगी आंखों से डॉक्टर को गले लगा लिया था। ज़ैद वहीं अस्पताल के कॉरिडोर के फर्श पर सजदे में गिर पड़ा था। अब एक आंसू शक्ल के चुपके से बह गया। मिर्ज़ा साहब और मिसेज़ मिर्ज़ा तवीर की एक्सीडेंट की खबर सुनकर भागे भागे आए थे, मगर इनकी तवीर का ऑपरेशन कामयाब होने की खुशी थी। वो बासित और ज़ैद के बहुत शुक्रगुज़ार थे जो उनकी बेटी को सही सलामत वक़्त पर अस्पताल ले आए थे। तवीर को भी अस्पताल में ही रखा गया था, क्योंकि उसके जिस्म पर कुछ ज़ख्म थे जिनको भरने में अभी थोड़ा वक़्त दरकार था। तवीर को जब होश आया था वो सितमगर की तलाश में थी, मगर वो था कि एक बार भी उसका हाल पूछने या उसको देखने नहीं आया था। तवीर का दिल दुख से भर गया था। शायद उसने बचकर उसकी खुशी छीन ली थी। उसको मर जाना चाहिए था ताकि वो अपने बहू को मरकर खुशी तो दे सकती। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू तकिए में जज़्ब हो गए थे। वो रूम में अकेली लेटी थी जब अचानक दरवाजे पर नाक हुआ। दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया था। उसने देखा तो पूरी दुनिया उसकी आंखों में सिमट आई थी। सामने वो सितमगर खड़ा था। ज़ैद छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास से, तो कैसी हो तवीर? उसके लहजे में मोहब्बत से वो उसका हाल दरियाफ्त किया। तवीर ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। आज कुछ था उसकी निगाहों में जो वो कभी नहीं देख पाई थी। आज उसकी निगाहों में नफरत और हकारत की जगह कुछ नया था, जिसको मोहम्मद नाम देने से एक असर थी। भला इस सितमगर को उससे मोहब्बत कैसे हो सकती थी? वो तो उसकी मौत का ख्वाहिशमंद था। ठीक हो, उसने होले से जवाब देते सर को झुका लिया। ज़ैद ने फटफाश नज़र से उसके झुके सर को देखा था। तो आखिरकार तबीर मिर्ज़ा ने ज़ैद कुरैशी के दिल को फतह कर ही लिया। मोहम्मद ने आखिरकार अपना आप ज़ैद कुरैशी से बनवा ही लिया। तबीर उसके लहजे में एक तरफ सी थी। तबीर ने एक झटके से सर उठाया था। उसकी आंखों में नमी थी। ज़ैद कुरैशी तबीर मिर्ज़ा से बहुत मोहब्बत करता है। क्या तुम्हें इसकी मोहब्बत कबूल है? तबीर कारवां रुआ स्वाद बन गया था। उसको अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी की कैफियत में थी। उसने बेख्तियार अपना हाथ बढ़ाकर ज़ैद को छूना चाहा था कि कहीं ये उसका कोई वहम या ख्वाब तो नहीं हो। वो मुस्कुराता हुआ उसके करीब हो गया था ताकि वो उसको छूकर उसके नज़र पे यकीन कर सके। ये ख्वाब नहीं हकीकत है। तबीर ज़ैद कुरैशी सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा है और बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। ज़ैद उसका हाथ थामे मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ था। तबीर की पलकों पर ठहरे हुए आंसू गालों पर बह गए। ज़ैद वो उसको पुकारते हुए उसके सीने से जा लगी थी। ज़ैद ने किसी कीमती शय की तरह उसे खुद में भींच लिया था। दोनों का रवान और मोहब्बत में झूम उठा था। दोनों से तुश्ती मिटती चली गई थी। वो ज़ैद के सीने से लगी रोती चली गई। एक अरसे का ज़ब्त टूटा था। ज़ैद की आंखों में भी नमी उतर आई थी। अंदर आते बासित ने धुंधलाती हुई आंखों से ये मंजर देखा था और दरवाज़ा बंद करके उल्टे कदमों वापस लौट गया था। उसकी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। इसके लिए ये काफ़ी था। हमेशा हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं कहलाता, कुछ देना भी मोहब्बत कहलाता है। ये बात बासित ने खुले दिल से कबूल की थी। ख़त्म बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी